हमेशा से एक इंडियन के मन में ये सवाल रहता होगा कि कब एक इंडियन कंपनी भी दूसरे बड़ी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दे हथियार के सेल के मामले में और दुनिया में आगे निकल जाए। फाइनली वो दिन आ गया जब एक इंडियन कंपनी भी एक देश को आर्टिलरी गन सेल करने वाले हैं, एक ऐसा हथियार जो आज तक हमने किसी देश को नहीं बेचा। अब तक हम लोग ये सुनते आए हैं कि इंडियन आर्मी ने कुछ खरीद लिया अमेरिका से, या फिर एयरफोर्स ने कुछ खरीद लिया रशिया से, या फिर जर्मनी से और कुछ दूसरे देशों से। पर ये सब खत्म होने वाले हैं, कम होने वाले हैं नियर फ्यूचर में। 9 नवंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री से और कोलिनी की प्रेस रिलीज से पता चलता है कि कोलिनी ग्रुप को एक आर्टिलरी गन की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले हैं, जो है 155 मिलीमीटर की गन। और ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को 3 साल के अंदर पूरा करना है, और वो देश कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर है। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाते हैं कि कोई कुछ यूक्रेन जैसा कोई देश नहीं है। अब कौन सी देश है, कितना हथियार बेचा गया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं है मीडिया की रिपोर्ट में। पर हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि कौन देश हो सकता है, कितना हथियार बेचा जा सकता है, और इसके साथ हम लोग जानेंगे कि एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी, कैसे एक कंपनी इस मुकाम तक पहुंचे। फोर्जिंग कंपनी से लेकर गन मैन्युफैक्चर होने तक कल्याणी की यह सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मुश्किल भी। 1980s में इंडियन आर्मी ने बोफोर्स गन खरीदे थे स्विस कंपनी बोफोर्स से। इसके बाद उस गन को इंडियन आर्मी ने बखूबी इस्तेमाल भी किया था 1999 में कारगिल वॉर में। पर 1980s में ही बोफोर्स स्कैंडल सामने आया और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन एक्विजिशन प्रोग्राम में रोक लग गया। 1999 में इंडियन आर्मी ने फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम चालू किया, जिसके अंदर बताया गया कि इंडियन आर्मी 2027 तक 3000 पीस आर्टिलरी गन खरीदने वाले हैं। 2010 में डीआरडीओ को टास्क दिया गया कि वो लोग एक एडवांस आर्टिलरी सिस्टम बनाए और इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करे। मैं यहाँ पे बता दूँ कि डीआरडीओ के पास ऑलरेडी बोफोर्स के ब्लूप्रिंट मौजूद थे। 2012 में दिल्ली डिफेंस एक्सपो में कल्याणी अनाउंस करते हैं कि वो लोग एक फुल्ली इंडिजिनियस आर्टिलरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये गन कंपनी खुद अपने फंड से डेवलप करने वाले हैं और इसको 2015 से पहले इंडियन आर्मी को प्रोवाइड भी करने वाले हैं। इसी साल 2012 में फेमस डिफेंस जर्नलिस्ट अजय शुक्ला एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखते हैं, जहां से पता चलता है कि कल्याणी ने एक ऑस्ट्रियन गन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है मेसन फैब्रिक लीजन, जिसके दूसरा नाम है नॉरिकम, उससे उसके फेमस 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर के एक गन इंपोर्ट किया है नो हाउ के साथ। ये गन था GHN45, जो एक्चुअली GC45 की इम्प्रूव वर्सन था। GC45 कनाडियन वर्सन था, कनाडियन डिजाइन किया गया एक गन था। इसके साथ उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि एक स्विस कंपनी RUAG से उसकी एंटायर गन फैक्ट्री को उठा के पुणे लाया गया है। ये किया गया था कल्याणी के इंजीनियर्स को बेसिक टेक्नोलॉजी मास्टर करने के लिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले नॉरिकम ने इसराइल को ये गन एक्सपोर्ट किया था, जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके सोल्टम आर्टिलरी बनाया गया था, जो बाद में इंडियन आर्मी को ऑफर भी किया गया था और उस आर्टिलरी को इंडियन आर्मी ने सिलेक्ट भी किया था। ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। नॉरिकम ने बाद में चाइना को भी ये गन एक्सपोर्ट किया था, जिसके ऊपर बेस करके PLL-01 बनाया गया था। बेसिकली कल्याणी ने ये स्टेप लिया था टाइम को कम से कम करने के लिए और फास्टर गन डेवलपमेंट के लिए। अगर कल्याणी ये कोशिश करता कि स्क्रैच से डेवलपमेंट करने की, तो बहुत टाइम लग जाता बेसिक टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। 2012 के बाद इंडिया में एटलीस्ट 3 गन सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा था। उनमें से पहला था DRDO के ATAGS या फिर एडवांस टूड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसको लीड कर रहा था DRDO और इनमें कल्याणी और टाटा एडवांस सिस्टम बोथ इसमें पार्टनर थे। दूसरा था OFB की धनुष गन सिस्टम, जो बनाया जा रहा था बोफोर्स के डिज़ाइन के ऊपर। मैंने पहले ही बताया कि बोफोर्स की ब्लूप्रिंट DRDO के पास मौजूद थे। तीसरा था भारत 52, जो कल्याणी खुद के दम पर उनके इंपोर्ट गन के टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो बना रहे थे। मैं यहाँ पे ATAGS और धनुष के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो लंबा बन जाता है और ऑफ टॉपिक हो जाता है। पर मैं ये बता दूँ कि धनुष की डेवलपमेंट शुरू हुआ था 2010 में, और 2014-15 में इनके ट्रायल के दौरान इनके बैरल प्रॉब्लम दिखाया गया था, बैरल ब्लास्ट हो गया था बेसिकली। और 2017-2021 में भी सेम तरीके की प्रॉब्लम दिखाया गया था, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया बाद में। कल्याणी DRDO के साथ ATGS प्रोग्राम में पार्टनर था, मैं ये पहले बता चुका हूँ। फिर भी उन लोगों ने खुद के आर्टिलरी प्रोग्राम को बंद नहीं किया, जिनका नाम था भारत 52। इस जर्नी में कल्याणी के सामने बेसिकली 3 बड़ी चुनौती थी, जिनमें से पहला था फोर्जिंग,
मेटलर्जी और प्रिसिजन मैकेनिक की। मशीन के लिए उन्होंने पूरे आरयूए की फैक्ट्री को पुणे में उठा के लाया था, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, फोर्जिंग के मामले में भारत फोर्ज दुनिया में टॉप कंपनी में गिना जाता है, उनके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और मशीनरी मौजूद थे। तो ये प्रॉब्लम कल्याणी अपने इन हाउस सॉल्व कर सकता था, उन्हें सॉल्व किया भी। दूसरी जो प्रॉब्लम था वो था सॉफ्टवेयर, गाइडेंस सॉफ्टवेयर, फायर करेक्शन के लिए जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो, बैलिस्टिक कंप्यूटर। इसके लिए भारत फोर्ज ने डीआरडीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने में उनके ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल गया। तीसरी चीज़ था एक टेस्टिंग फैसिलिटी की, जिसके लिए उन्होंने ओएफबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनके परमिशन लिया उनके टेस्टिंग फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए। इस समय गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप लिया था प्राइवेट कंपनी को डिफेंस में लाने के लिए। 2017 के बाद बहुत सारे रूल्स को नॉर्मलाइज किया गया और 2020 के बाद बहुत सारे डिफेंस आइटम के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया गया, बैन कर दिया गया, जिनमें से आर्टिलरी गन भी मौजूद था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दूसरे देशों में अपनी लॉबी, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा हथियार की सेल के मामले में। अब आते हैं कौन सी गन एक्सपोर्ट किया गया है और कहाँ पे किया गया है। 2020 में बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल लिखा जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि सऊदी अरब को यानी कि 2 गन सिस्टम, एक भारत 52 जो 155 और 52 कैलिबर की गन सिस्टम है, और दूसरी गरुड़ा V2 जो 105 मिलीमीटर की गन सिस्टम, इन दोनों को एवोल्यूट कर रहा है, इन दोनों को टेस्टिंग कर रहा है। तो गन सिस्टम को ही डिज़ाइन और डेवलप किया है कल्याणी ने, जिसके अंदर गरुड़ा V2 जो 105 मिलीमीटर गन सिस्टम, इसको बनाया गया था इंडियन आर्मी की रिक्वेस्ट पे, जो एक लाइट यूटिलिटी व्हीकल को ऊपर माउंट किया गया है और आप इसको कहीं पे ले जा सकते हो फायर सपोर्ट के लिए। इसके अलावा भारत 52 जो बड़ा गन सिस्टम है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी बन रही है वो है आर्मेनिया। अवजार डिजाइन किया गया है, उसकी स्टील वर्जन है। इससे पहले उन लोगों ने इंडिया से पिनाका MBRL ऑर्डर किया था, ये आपने किसी न किसी आर्टिकल से जरूर सुना होगा। एक रॉकेट लॉन्चर जिसको उन लोगों ने ऑर्डर किया था। इसके अलावा उन लोगों ने स्वाति ओपन लोकेटिंग रडार, इसको भी ऑर्डर किया था। पर इस रिपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमेशा, और प्रेस रिलीज के दौरान क्लियरली बताया गया कि वो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर है। इसीलिए देख रहे इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में या दूसरी कोई फील्ड में। देखिए, अगर आप किसी भी अमाउंट की हथियार बेचते हो किसी देश को, इससे बहुत सारे पॉसिबिलिटी को ओपन किया जाता है। इंडिया अगर कोई ऐसी देश को हथियार बेच रहा है जहाँ पे पहले अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज या फिर रशिया की दबदबा थी, दुनिया इस चीज़ को नोटिस करते हैं और ये इंडियन की हथियार की क्वालिटी को हाईलाइट करते हैं। इससे फ्यूचर वेपन सेल को स्मूथ बनाया जाता है, स्मूथ होता है। दूसरी बात यह है कि इस वेपन सेल से दूसरी जो कंपनी जो प्राइवेटली फंडेड है, हथियार डेवलप कर रहे हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा, उनकी उत्साह मिलेगा। तीसरी बात यह है कि इस सेल इंडिया को हाईलाइट करेगा दुनिया में, क्योंकि देखिए पहले तो इंडिया बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे फील्डों में आगे है, पर जब बात आते हैं हथियार की सेल के मामले में, आप इंडिया को साउथ कोरिया, इजराइल, इवन टर्की से भी आप पीछे मिलेंगे। इसका कारण है इंडिया के हथियार सेल की क्वांटिटी। हम लोग बहुत कम सेल करते हैं, खरीदते ज़्यादा हैं, पर यह सेल इंडिया के हथियार को प्रमोट करेगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा इंडिया के हथियार सेल को। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक वेपन सेल किया जाता है तब दो देशों के बीच एक दूसरे के लिए डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हथियार बेचना एक बात है और उसकी मेंटेनेंस के लिए कॉन्स्टेंटली स्पेयर पार्ट सप्लाई करना ये दूसरी बात होते हैं। हम लोग यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोग देखा कि इंडिया की डिपेंडेंसी रशियन वेपन्स के ऊपर, हथियार के ऊपर बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ था। जाहिर सी बात है, सप्लायर देश स्पेयर के सप्लाई को रोक देते हैं तो वेपन की कुछ देर के बाद हथियार की जो काम क्षमता है वो घट जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि एक देश सिर्फ हथियार नहीं बेचता, उस देश के ऊपर उनकी सॉफ्ट पावर को मिनीफोल्ड इंक्रीज करता है। आखिर में हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखिए, जब एक कंपनी दूसरे देश को हथियार बेचता है, सेल करते हैं, तो सब उनकी मोरालिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि आप पहली बार किसी दूसरे देश को हथियार बेच रहे हो। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब आपके सेल बढ़ते हैं तो आप हथियार को डेवलपमेंट में ज़्यादा फंड खर्च करते हो। इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग मिलते हैं, एक स्किल्ड मैन पावर तैयार होते हैं।
जो भारत 52 से शुरू हुआ था, आज सिर्फ वही पे सीमित नहीं है। कल्याणी ने खुद की 155 मिलीमीटर की अल्ट्रा लाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से खरीदी वो डेवलप किया है। 105 की गरुड़ा गान मैंने जो पहले ही बता चुका हूँ वो डेवलप किया गया है। 2020 में डिफेंस एक्सपो में माउंटेड गन सिस्टम को भी डिस्प्ले किया गया है। यानी कि आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी सिर्फ रुका नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो लॉबी ये कितना स्ट्रांग हो रहा है। देखिए आज की दुनिया में अगर आपका देश का लॉबी स्ट्रांग नहीं है तो आप हथियार सेल नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे डिफेंस डील्स देखे हैं जहाँ पे सिर्फ लॉबी के बिना एक देश हार जाते हैं हथियार के टेंडर में। डेट में अगर आपके देश की लॉबी स्ट्रांग नहीं है तो आप हथियार सेल नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, छोटे मोटे एक दो देश को कर सकते हैं, पर जो बड़े टिकट सेल होते हैं वो उसके लिए आपको एक स्ट्रांग लॉबी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे जो टेंडर होते हैं, जो बहुत सारे डील होते हैं, मैंने देखा है जहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ अमेरिकन हथियार को चूज़ किया गया है दूसरे यूरोपियन हथियार के बदले में, क्योंकि उनकी स्ट्रांग लॉबी था। खैर जो भी हो, मैं तो इंडियन के जो हथियार की सेल है उसके ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें।